गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेरी गुड इवनिंग। आज की अपनी क्लास फिर से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उसके अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो अपनी क्लास शुरू होने वाली है वो पिछली भाग का आगे वाला भाग है, यानी इट्स अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस वन। तो जियोलॉजी के अंदर अपन ने सबसे पहले जो चीज़ सीखी थी वो सीखी थी कि एडवर्ड स्विज ने अपने को क्या क्या बताया था। धरती के अंदर अगर अपन उतरते हैं, इफ़ वी एंटर्ड इनटू द अर्थ व्हाट कैन बी फाइंड, अपन क्या उसके अंदर देखते हैं। तो उसने एडवर्ड स्विज ने अपने को क्या बताया था, मैं आपको वापस से एक बार क्लियर कर देता हूँ। एडवर्ड स्विज ने अपने को ये बोला था कि अर्थ का ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सियाल, इसको कहते हैं सीमा, इसको कहते हैं नीफे। उसने ये बताया था अपने को। इसके अलावा उसने ये बताया था कि ये इसका एसिडिक नेचर है, दिस पार्ट हैज़ अ एसिडिक नेचर, जिसको हम कहते हैं खट्टा। ये वाला का बेस, इसका नेचर बेस है, इसका अपन ने बताया था क्षार या सॉल्ट, नमकीन, और ये उसने बताया था लिक्विड। इसके अलावा उसने जो डेंसिटी बताई थी, वो बताई थी इसकी 2.5, इसकी 4 और इसकी 11। यहाँ तक अपना क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में क्या होता है कि इसका क्रिटिसिज्म होता है कि नहीं, स्विज जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है पर पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। तो इसके लिए देयर आर 5 साइंटिस्ट हु क्रिटिसाइज एडवर्ड स्विज थ्योरी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब वो क्या बताता है, इन पांचों ने सबसे पहले क्या किया था। सबसे पहले जो ये 5 साइंटिस्ट हैं, इनको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन एक साथ ही इनको पढ़ लेते हैं। अब इन्होंने क्या बताया था कि ये जो सियाल इसने बताया है, सियाल जो इसने बताया है, इसका इन्होंने नाम रखा क्रस्ट। सीमा का इन्होंने रखा मेंटल, और नीफे का इन्होंने रखा कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो साइंटिस्ट जिन्होंने एडवर्ड का क्रिटिसिज्म किया था, द 5 साइंटिस्ट हु क्रिटिसाइज द थ्योरी ऑफ एडवर्ड स्विज पुट द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, द नेम ऑफ द फर्स्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट, द सेकेंड मेंटल एंड द थर्ड इज कोर। उन्होंने सेकेंड का नाम रखा मेंटल, थर्ड का रखा कोर, फर्स्ट का रखा क्रस्ट। सियाल, सीमा, नीफे उन्होंने हटा दिया। इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी हटा दी, उसकी जो उसने बेस बताया था, क्षार बताया था, ये चीज़ भी उन्होंने हटा दी। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने एडवर्ड स्विज की थ्योरी को सुधार किया। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रेक्टिफाई द थ्योरी ऑफ एडवर्ड स्विज। उस एडवर्ड स्विज का नाम था मोहो। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि उसने एडवर्ड स्विज जो था, उसने इन लाइन का नाम नहीं दिया था। ये जो लाइन है इसका नाम नहीं दिया था। भैया अलग करने वाली रेखा कौन सी है, क्रस्ट और मेंटल को, सियाल और सीमा को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम नहीं दिया था उसने। तो इन्होंने बोला कि ये नाम उसने दिया मोहो डिसकंटिन्यू लाइन, डिसकंटिन्यूटी लाइन, या मोहो
असंबंधित रेखा। तो मोहो पहला वो साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि भाई ये एक दूसरे से अलग होते हैं, तो कम से कम जो अलग कर रही है रेखा, जो अपने को अलग कर रही है, उसका नाम तो दो। तो उसने उसका नाम रखा मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन या मोहो असंबंधित रेखा। उसके बाद में दूसरा साइंटिस्ट जो आया उसने बोला कि भाई इन दोनों को तो अलग कर दिया, पर मेंटल और कोर को भी तो अलग करो, मेंटल और कोर को भी तो अलग करो। तो उन्होंने बोला इस कोर को जो बाइफरगेट कर रही है, द लाइन विच बाइफरगेट मेंटल एंड कोर, उसका नेम रखा गुटनबर्ग। डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो Gutenberg was the second scientist who named this line which bifurcate mental and core। ये गुटनबर्ग वो दूसरा साइंटिस्ट था जिसने मेंटल और कोर के बीच की जो रेखा जो उसको विभाजन करती है, जो उसका अलग करती है, उसका नाम दिया गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, जिसको हम कहते हैं गुटनबर्ग असंबंधित रेखा, हिंदी के अंदर जिसको हम कहते हैं। अब ये दो साइंटिस्ट हो गए। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? इनको याद करने का तरीका है मग 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 एम से मोहो और जी से गुटनबर्ग। मग, इसको याद रखने का तरीका है कि जिस इंसान ने क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा का नाम दिया उसका नाम था मोहो, उसने उस लाइन का नाम दिया मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। और जिसने मेंटल और कोर को अलग करने के लिए बताया था वो था गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब ये दो साइंटिस्ट अपन ने कवर कर लिया। अब इसके अलावा तीन और साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि नहीं, अभी इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। देयर आर 3 साइंटिस्ट ऑल्सो हु नीड टू रेक्टिफाई दिस कंसेप्ट ऑल्सो फर्दर। उनको फर्दर और उसको रेक्टिफाई करना था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया उसने इसको काटा, क्रस्ट को काटा, उसको लिखा है अपर क्रस्ट। और ये लोअर क्रस्ट। अब जो साइंटिस्ट जिसने क्रस्ट को 2 टुकड़ों के अंदर बांटा था उसका नाम था कोनोराड। कोनोराड वो साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि भाई क्रस्ट के भी 2 टुकड़े होते हैं, क्रस्ट में भी अपर क्रस्ट होता है और लोअर क्रस्ट होता है। कोनोराड वाज अ scientist who told that there is a 2 part of crust. The first one is upper crust and second one is lower crust. And the line was mentioned with the name of Conrad discontinuity line. इसी के नाम पे कोनोराड असंबंधित रेखा मानी गई। अब उसने एक चीज़ और अपने को क्लियर बताई, कि भाई अपर क्रस्ट जो है, अपर क्रस्ट है, इसका नेचर है एसिडिक और इसका है बेस। यानी ये है खट्टा और ये है नमकीन या सॉल्टी, या यह है सावर। Conrad is the one who told that upper crust has a nature of as an acidic nature and the lower crust has a base nature. Base nature means a salty nature. उसने बताया था कि भाई ये अलग अलग इस तरीके से हैं। अब ये हो गए अपने 4 साइंटिस्ट, ये हो गए अपने 1 2 3 साइंटिस्ट हो गए अपने। अब उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया, वो कहता है कि इसको हम और आगे रेक्टिफाई करेंगे।
इसको हम और अच्छा आगे बनाएंगे। ये अभी भी पूरा नहीं है, ये थ्योरी अभी भी पूरी नहीं है, इसको हम आगे और तरीके से करेंगे। तो वो क्या करता है, जो ये मेंटल है इसको भी डिवाइड कर देता है। ये हो जाता है अपर मेंटल, ये हो जाता है लोअर मेंटल। ये हो जाता है अपर मेंटल, ये हो जाता है लोअर मेंटल। अब ये जो लाइन बनाने वाला है, इसने जो बाइफरकेट किया है, इसने मेंटल को अलग अलग किया है, वो है रैपिडी, रैपिटी। रैपिटी वो इंसान था जिसने इसको अलग अलग किया, और उसने बताया कि जो पूरा मेंटल है, द होल मेंटल इज इन प्लाज्मा शेप, या इज प्लाज्मा इन नेचर, प्लाज्मेटिक इन नेचर, या लिक्विड इन, सेमी लिक्विड इन नेचर, सेमी लिक्विड इन नेचर। प्लाज्मा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पॉलीथीन है, या अपना कफ होता है, या अपना खखार होती है, उस तरीके का जो सरफेस होता है ना, वो होता है प्लाज्मा। तो उसने बोला कि ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा जो है प्लाज्मा के शेप के अंदर है, इसके अंदर। और उसने बोला ये जो कोर है, कोर के लिए रैपिटी ने कुछ नहीं बोला, कोर के लिए रैपिटी ने कुछ नहीं बोला। तो अपने कितने साइंटिस्ट कवर हो गए? मोहो 1, गुटनबर्ग 2, कोनोराड 3, रैपिडी 4। अब इसके बाद में पांचवा एक साइंटिस्ट और है, जो ये कहता है इसमें और करेक्शन होना चाहिए। देयर इज वन साइंटिस्ट मोर, अ फिफ्थ साइंटिस्ट who needs to rectify this theory again। और वो क्या करता है? That scientist cut core into 2 parts। core cut into 2 parts, upper core, lower core। और इस जो ये लाइन है, इसको अलग अलग करने वाला जो साइंटिस्ट था, उसका नाम था लेहमैन। कोर को दो टुकड़े करने वाला, या कोर को अपर और लोअर कोर को बीच में विभाजित करने वाला, उसका नाम था लेहमैन। द लेहमैन इज द वन हु डिवाइड कोर इनटू 2 पार्ट्स, द अपर कोर एंड द लोअर कोर। और ये जो लाइन थी वो उसी के नाम पे पड़ी थी। किसके नाम पे पड़ी थी? लेहमैन के नाम पे, क्योंकि लेहमैन ने ही इसको अलग अलग किया था। तो दिस इज कॉल्ड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो ये 5 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था स्विस को, और इन्होंने इसको और अच्छा मॉडिफाई करके ये पूरा बताया। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि भाई अपर क्रस्ट, जो क्रस्ट वाला एरिया है, पूरा क्रस्ट वाला, जो क्रस्ट वाला एरिया है, ये है हाई वेलोसिटी जोन। तीव्र गति का खंड।
Conrad told that the crust is high velocity zone, very high velocity zone. Sorry, not Conrad, मोहो। मोहो वो इंसान था जिसने कहा था कि ये हाई वेलोसिटी जोन है, ये बहुत हाई वेलोसिटी जोन है। और जो गुटनबर्ग है, गुटनबर्ग ने ये बोला था कि ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है यहाँ से ये हिस्सा जो है ये मीडियम है, मध्यम गति का खंड। तो गुटनबर्ग ये बोलता है कि भाई ये जो हिस्सा है ये मध्यम गति का खंड है। वैसे ये कोई पूछता नहीं है कि किसने ये बोला था यूपीएससी में, वो सब ये पूछते हैं कि मध्य गति का खंड कौन सा है, मीडियम विच इज़ मीडियम वेलोसिटी जोन या विच इज़ हाई वेलोसिटी जोन, यही पूछा जाता है और नाम वाम इसके नहीं पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो ये नीचे वाला है, ये लेहमैन ने बोला था कि ये जो है ये है ये ग्रेविटेशनल जोन है, चुंबकीय चुंबकीय खंड। लेहमैन ने बोला था कि ये चुंबकीय खंड है, गुटनबर्ग ने बोला था कि ये मीडियम वेलोसिटी है और मोह ने कहा था ये हाई वेलोसिटी है। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जितने भी भूकंप आते हैं या जितने भी ज्वालामुखी फटते हैं वो केवल मेंटल में से फटते हैं, केवल मेंटल में से फटते हैं। अब जैसे अगर कोई भी ज्वालामुखी फटा, यहां से फटा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, पर ये पूरा एरिया जो है ना वो लिक्विड का बना हुआ होता है। पूरा एरिया, दिस मेंटल इज ऑफ इन अ लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड के अंदर द वेलोसिटी टू ट्रैवल इज़ वेरी लो। उसकी वेलोसिटी, उसकी गति जो होती है ऊपर जाने की, वो बहुत कम होती है लिक्विड के अंदर। तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी गति कितनी होगी? मीडियम होगी। पर यहाँ जाते ही ये खचाक से ऊपर चला जाएगा, खचाक से, और तोड़ ताड़ देगा, बिल्कुल तोड़ ताड़ के नक्की कर देगा सारी चीज़ें। तो ये हाई वेलोसिटी हो जाएगी। और यहाँ तो कुछ, यहाँ तो कोर है, यहाँ पे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इसका, वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा इसको अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो पूरी धरती है वो किस तरीके से दिखती है? पूरी धरती किस तरीके से दिखती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपन जिस जगह रहते हैं वो है क्रस्ट, उसके नीचे का जो हिस्सा आता है वो है मेंटल, उसके नीचे का जो हिस्सा आता है वो आता है कोर। तो अब अपन बनाते कैसे हैं? यह है क्रस्ट, यह है मेंटल, यह है कोर। यह है क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अब अपन क्या करते हैं? पूरी धरती को नहीं पढ़ते, अपन इसको केवल ऐसे लेते हैं, इसका हिस्सा। तो ये हो गया कोर, ये हो गया मेंटल और ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट। तो अब इसको अपन ने ऐसे ही पढ़ा है, इसको अपन ने इस तरीके से ही पढ़ा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे ये अपनी धरती है,
तो क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर अपन इंसान जहाँ रहते हैं क्रस्ट पे, वो पूरी धरती का केवल 1% है, केवल 1%। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स और प्लांट्स विच लिव ऑन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इज ओनली 1% ऑफ द होल अर्थ, ओनली 1%। एंड द मेंटल इज पूरी क्रस्ट का 1% हिस्सा ही, जो पूरी धरती का 1% हिस्सा ही क्रस्ट है, 1%। और मेंटल जो है वो है 83%। मेंटल जो है वो पूरी धरती का 83% भाग है। और कोर जो है वो है 16%। 16%। इसके अलावा उन सारे साइंटिस्टों ने एक चीज़ बिल्कुल सही बोली थी कि जो डेंसिटी है वो इसकी 2.5 है। उन्होंने माना था कि भाई एडवर्ड स्विस ने बिल्कुल सही 2.5 ही बताई थी, इसकी 4 बताई थी और इसकी 11 बताई थी। वो इस चीज़ को मान गए। उसने जो धरती का पूरा डेंसिटी निकाली थी वो उस पर बिल्कुल करेक्ट है, उससे उन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी। पर उन्होंने बताया कि क्रस्ट जो है वो केवल 1% है। क्रस्ट इज ओनली 1% ऑफ द होल अर्थ, मेंटल इज 83% ऑफ द होल अर्थ एंड कोर इज 16% पार्ट ऑफ द होल अर्थ। ये ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के ये 100% अर्थ हुई। तभी जाकर के ये 100% अर्थ हुई। अब अपन बात करते हैं भूकंप की। अपन बात करते हैं अब भूकंप की। वैसे यूपीएससी के अंदर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिवाइड यूपीएससी में, आरपीएससी के अंदर और कई एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वो लाइन बताइए जो कि अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को अलग करती है। ये हमेशा पूछा गया था और इसका आंसर है मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। जो अपर मेंटल को और लोअर क्रस्ट को अलग करती है वो है मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। ये हमेशा से आता है, कई बार आता है, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को। ये लोग इसी तरीके से पूछते हैं, इसी तरीके से पूछते हैं। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को अलग करने वाला लाइन का नाम क्या है? कोनाराड। उसी तरीके से ऐसे कोई भी लाइन पूछ सकते हैं, कंफ्यूज करेंगे, पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है। मैंने बहुत आराम से और अच्छे से समझाया। अब अपन बात करते हैं भूकंप की। भूकंप की बात करते हैं।
अब भूकंप में क्या होता है कि भाई ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, कोर है, तो जितने भी भूकंप आते हैं, जितने भी ज्वालामुखी आते हैं वो मेंटल से आते हैं, क्योंकि यही लिक्विड फॉर्म में है। तो अब सपोज करो कि यहाँ से कोई भूकंप आया, वो ऊपर गया, ऊपर गया, पर ऐसा है नहीं कि कोई भी भूकंप आएगा तो उसकी तरंगें या उसकी वेव्स या उसकी तरंगें वो केवल ऊपर की तरफ जाएंगी। वो यहाँ भी जाएंगी, वो यहाँ भी जाएंगी, वो यहाँ भी जाएंगी, वो यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी। पर होता क्या है कि ये सबसे पास का इलाका है, इसलिए यहाँ पर कंपन या शेक ज़्यादा होता है। इधर ये दूरी आ जाती है तो ये ऊपर तक ट्रैवल नहीं कर पाती, यहाँ तक पूरा ट्रैवल नहीं कर पाती। कोर में तो कोर में इतनी गर्मी होती है, इतना डेंसिटी हाई होती है कि वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं फोकस। और जहाँ पर ये भूकंप आया ही है, बिल्कुल फर्स्ट जहाँ पे झटके आए हैं, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। तो बच्चों को स्कूल के अंदर हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे भूकंप आया, वो फोकस है, यहाँ से सीधा ऊपर आया। तो पर ये पास के अंदर है, यहाँ से इसको ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना है, तो ये बहुत जल्दी से ट्रैवल करेगा। पर दूसरी जगह दूरी होने की वजह से वो पूरा पहुँच नहीं पाता और बीच में ख़त्म हो जाता है। पर एक झटका कहीं धरती पे आता है तो वो हर जगह आता है। द अर्थक्वेक अराइजेस deep into the earth, that point is known as focus. And when the seismic waves travel towards the crust and hit the upper city or hit the upper layer, the first hit is known as epicenter. The place is known as epicenter, where the earthquake hit very first. But earthquake travels all over the earth. ऑल ओवर द अर्थ, वो हर जगह ट्रैवल करता है, हर जगह जाता है, पर उसकी गति कम हो जाती है। वो इसलिए कम हो जाती है क्यों? क्योंकि उसको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना होता है, और जो चीज़ पास में होती है वहाँ पे वो खटाक से पहुँच जाता है। तो ये अपना आज जो है अर्थ इंटीरियर अपना ये ख़त्म हो चुका आज का अपना अर्थ इंटीरियर। ये जियोलॉजी के अंदर अपना अर्थ इंटीरियर आज ख़त्म हुआ है। अब अपन कल की जो अपनी क्लास या नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर अपन बात करेंगे पत्थरों की। उसमें अपन बात करेंगे पत्थरों की, लिथोस्फेयर की अपन बात करेंगे, लिथोस्फेयर की, हाइड्रोस्फेयर की अपन उसकी बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, जो मैं अगला वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, नहीं तो उसके बिना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।